स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम भारतीय मंदिर निर्माण शैली के बारे में जानेंगे। भारत में जो मंदिर बनाए गए वो मूलतः मौर्य काल के बाद बनना शुरू हुआ है। मौर्य काल में बड़ी संख्या में स्तूप बनाए गए। तो स्तूप निर्माण के बाद भगवान के मंदिरों की भी कल्पना की गई। छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। प्रारंभिक जो मंदिर बनाए गए थे उनकी चार दीवारी थी और छत प्राय जो होती थी वो सपाट होती थी, उसके ऊपर शिखर वगैरह नहीं होता था। इसके बाद गुप्त काल में बहुत संख्या में काफ़ी सारे मंदिर बनाए गए। मंदिरों के निर्माण की जो कल्पना की गई वो मानवदेही के रूप में की गई, मतलब मानवदेह के रूप में मंदिर की कल्पना की गई। यदि आप किसी मंदिर को देखेंगे तो बाहर से आप उसको देखें तो हमें लगता है कि जो एक सबसे पहले चबूतरानुमा एक रचना होती है। तो जो चबूतरानुमा रचना है वो वास्तव में मंदिर के हम ये मान सकते हैं कि उसके पैर है, जैसे मनुष्य के पैर होते हैं उस तरह से पैर है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। इसके ऊपर का जो भाग है जहाँ मंडप है और गर्भगृह है वो एक प्रकार से हमारा पेट वाला भाग है। उसके ऊपर का जो शिखर से लगा हुआ भाग है वो एक प्रकार से हमारा सीना है और उसके ऊपर जो शिखर है वो हमारा मुख है और ऊपर की शोभा है। इस तरह से पूरे मंदिर की कल्पना की गई मानव देह के रूप में। और समय समय पर मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां अस्तित्व में आई। इनमें तीन शैलियां प्रमुख है। यूं तो इनकी उपशैलियां बहुत सारी है लेकिन तीन शैलियां प्रमुख रूप से है। एक है नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी है वैसर शैली। ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली में। और जो वैसर शैली है, वैसर शैली यूं तो ज्यादा इसका प्रचलन हो नहीं पाया लेकिन इसमें कुछ नागर शैली और कुछ द्रविड़ शैली, क्योंकि मध्य के जो मंदिर बने वो वैसर शैली के, तो उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव हमें कुछ कुछ दिखाई देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मिश्रित प्रकार की शैली है, तीन प्रकार की शैलियाँ। अब नागर शैली की बहुत सारी उपशैलियाँ भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखें कि नागर शैली, ये नागर शैली क्या है। ये मंदिर निर्माण की एक शैली है और इसका प्रभाव कहाँ तक रहा। आप हिमालय से लेकर के तो विंध्य तक के, हिमालय से लेकर के तो बीच में अगर नक्शे को देखें तो विंध्य तक के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के बने। आप देखें दक्षिण भारत के मंदिर और उत्तर भारत के मंदिरों में निर्माण में बिल्कुल अंतर दिखाई देता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे फोटो दे रखे हैं, आप उसको उनको मंदिरों को भी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली के जो मंदिर बनाए जाते थे उनमें एक शिखर होता था, चतुष्कोणीय शिखर है, ऊपर आमला के गर्भगृह है। इस तरह से पूरे के मंदिरों की कल्पना की गई। मैं आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जो भी मंदिर बने हैं, जितने भी मंदिर बने हैं उनमें सभी में एक प्रारंभिक भाग होता है। ये कुछ इस तरह से, इस भाग को हम जगती बोलते हैं। ये भाग कहलाता है जगती। इसके ऊपर का जो भाग होता है मंदिर में वो पीठ कहलाता है। पीठ। यहां नागर शैली को समझेंगे, उसके बाद द्रविड़ शैली को देखेंगे, फिर उनका कंपैरेटिव भी हम जानेंगे। ये पीठ के बाद में मंदिर का गर्भगृह होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गर्भगृह वो स्थल होता है जिसमें देवताओं को की मूर्ति स्थापित की जाती। कोई भी मंदिर होगा तो मंदिर में एक मंडप होगा और एक गर्भगृह होगा। मंडप वाला जो भाग होता है वो चौकोर भी हो सकता है, चौकोर ही होता है सामान्यतः, और उस मंडप के आगे भी कई बार अर्धमंडप भी होता है। तो अर्धमंडप मतलब जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रारंभ में जो भाग होता है चौकोर, उसके बाद
मंडप वो स्थान होता है जहाँ जो भक्त लोग हैं वो खड़े होते हैं, आरती वगैरह करते हैं। और गर्भगृह मंदिर का अंदर वाला भाग होता है जिसमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती है, पुजारी होता है, वहां पूजा करता है। और इसी गर्भगृह के ऊपर, सभी मंदिरों में इसी गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो शिखर इसी के ऊपर होता है, इस गर्भगृह के। और यहाँ पर आप देखेंगे यह मूर्तियां वगैरह स्थापित होती है मंदिर में। और ये जो भाग होता है इसमें इस तरह का चौकोर, ये मंडप होता है। मंडप का भी मैंने बताया। और कई बार मंडप के आगे अर्ध मंडप भी होता है, इस तरह से चला जाता है। यहाँ ये शिखर जो होता है, कई बार इस शिखर में उर्श्रंग भी होते हैं, मतलब इस तरह से और भी भाग हो सकते हैं इसके, छोटे छोटे ऐसे इस तरह से और भी दिखाई देते हैं। और ये जो रहता है शिखर, इसके ऊपर इस तरह से एक आमलक होता है, फिर उसके बाद में कलश होगा, और फिर उसके बाद शिखर। ये भाग जो रहता है ऐसा गोलनुमा दिखता है वहां, इसको हम आमलक बोलते हैं, आमलक कहलाता है। ये शिखर है, ये गर्भगृह है, और ये मंडप और अर्धमंडप होते हैं। ये मंदिर के भाग होते हैं। ये शिखर जो रहेगा इसमें ये यहाँ पर इससे लगे हुए जो भाग आएंगे उनको श्रृंग बोलेंगे, और उनके पास के जो लगे हुए भाग होंगे उनको उर्श्रृंग बोलते हैं। मैंने इनके ऊपर भी रचनाएं रहती है। ये जो मंदिर होते हैं इनके जो शिखर रहते हैं, ये चूंकि मंदिर कैसा है, इसका जो नागर शैली का है वो आयताकार होते हैं, ये आयताकार होते हैं। और इनके शिखर ये चतुष्कोणी होते हैं। शिखरों की विशेषता ये होती है कि होते तो ऊंचे हैं पर बहुत ऊंचे नहीं होते। अगर हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात अभी हम कर रहे हैं, बात नागर शैली, तो द्रविड़ शैली के जो होते हैं उनमें शिखर ऊंचे होते हैं लेकिन अलग तरह के होते हैं, विमान होता है वहां, उसकी जब बात करेंगे तो आपके सामने मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ एक जगती होगी, एक पीठ होगा, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, इसके अलावा शिखर और श्रृंग उर्श्रृंग होंगे, आमलक, आमलक के ऊपर एक कलश होगा, और कलश के ऊपर फिर मंदिर का पर ऊपर चोटी होगी जिसमें झंडा वहां पर लगाया जाता है। इस तरह की इन मंदिरों की रचना है। अगर हम मंदिरों के को देखें तो मंदिरों में ये शिखर बहुत, मैंने बताया आपको, बहुत ऊंचे नहीं होंगे। और इनका जो प्रदक्षिणा पथ होगा, प्रदक्षिणा पथ का अर्थ है हम जब भी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो हम मंदिर के आसपास परिक्रमा करते हैं, एक स्थान होता है तो परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, प्रदक्षिणा पथ। तो ये जो मंदिर होते हैं नागर शैली के, इनमें प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है, माने उसकी भी छत रहती है। मंदिर जैसे बीच में बना दिया और पूरे की पूरे एक छत डाल देते हैं, तो ये प्रदक्षिणा पथ भी ढका हुआ होता है। और इसमें गोपुरम का अभाव होता है। अब आप पूछेंगे गोपुरम का मतलब क्या है, तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है जिनको हम द्रविड़ शैली के कहते हैं उनमें गोपुरम भी होता है। मैंने मंदिर से दूर एक भव्य प्रवेश द्वार होगा, सजा हुआ प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम कहते हैं। तो ये नागर शैली में इस तरह का गोपुरम नहीं होता है। ये चूंकि उत्तर भारत में पानी की कोई कमी नहीं रही, तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें बहुत बड़े बड़े ऐसे कोई जलाशय भी देखने को नहीं मिलते। ये याद रखने योग्य तथ्य है, क्योंकि जब हम इसको द्रविड़ शैली से कंपेयर करेंगे तो ये बात देखेंगे उस समय। ये इनमें पंचायतन शैली का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, शब्द है पंचायतन शैली। शब्दों को भी आप समझें। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि एक तो मुख्य मंदिर है, यहाँ मुख्य देवता की मूर्ति है, इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 4 उससे संबंधित दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की जाती है। और वो छोटी मूर्तियां होती है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, मतलब जैसे ये भव्य मंदिर है, अब इसका जो परिसर, इसमें 4 मूर्ति है, ये तो मुख्य देवता की रहेगी, मान लीजिए शिव मंदिर बनाए तो शिव की मूर्ति रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ 4
और छोटे मंदिर इसके अंदर बना दिए जाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे, हो सकता है इतनी साइज के हों, ऐसे 2 फीट के हों, 3 फीट के, लेकिन उन मंदिरों में भी शिखर रहेगा, वो भी उसी तरह से बनाए जाएंगे। ये भव्य मंदिर है और अंदर उसके जो बनाए जाते हैं वो भी आप देखेंगे कि छोटे होंगे, लेकिन उनमें भी शिखर बना रहेगा, किसी देवता की मूर्ति रहेगी। इसमें जलाशय नहीं होगा। और जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहां मूर्तियां रखी हुई है, उसका जो प्रवेश द्वार होता है, मतलब मंडप से के पास वाला स्थान, तो वो गर्भगृह का जो मेन गेट है उसके दोनों ओर गंगा यमुना की मूर्तियां रहती है इन मंदिरों में। सब में नहीं भी हो, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में ये विशेषता है कि उनमें गंगा यमुना की मूर्तियां होती है। और इसमें बाउंड्री वगैरह नहीं बनाई जाती, बाउंड्री प्राय देखने को नहीं मिलती, आसपास से कोई परकोटा नहीं होता है, खुले हुए ये मंदिर इस तरह के होते हैं। तो ये जो है नागर शैली, अब इसमें कोई एक तरह की नहीं, समय समय के साथ क्या हुआ, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ और क्षेत्र विशेष के कारण इसकी कुछ उपशैलियां भी है। जैसे आप देखेंगे खजुराहो शैली, खजुराहो के मंदिर आप देखिए, खजुराहो में कंदरिया का महादेव मंदिर, कंदरिया का मंदिर है खजुराहो में, तो ये शैली खजुराहो शैली कहलाए। खजुराहो शैली की विशेषता क्या है कि खजुराहो शैली में अंदर और बाहर दोनों तरफ मंदिर पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की गई है और यहाँ पर कुछ अलग ढंग की चित्रकारी भी देखने को मिलती है, तो दोनों तरफ चित्रकारी है। इसी प्रकार से आप उड़ीसा में देखेंगे तो एक उड़ीसा शैली है, तो जगन्नाथ का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, ये मंदिर है, इनमें प्राय देखेंगे कि आप बाहर की तरफ ही केवल उसमें चित्रकारी की गई है मंदिर के ऊपर। उस समय इस तरह की परंपरा थी कि मंदिरों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी और चित्रकारी छेनी हथौड़े से भी कई चित्र उकेरे जाते थे, कोई कथाएं उसके ऊपर अंकित कर दी जाती थी। इसके अलावा सोलंकी शैली है, गुजरात में काफी प्रचलन में रही, और एक राजपूत शैली है, ग्वालियर शैली है। और इन शैलियों में जो नागर शैली के मंदिर हैं उनमें आप देखेंगे कंदरिया का महादेव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, दशावतारा का मंदिर कानपुर का, ये राजपूत शैली का है, कानपुर का भीतर गांव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये इस शैली के कुछ उदाहरण हैं। और ये हिमालय से लेकर के विंध्य तक इस शैली के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आइए हम जानते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ और चोल शासकों ने बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया था। काफी भव्य मंदिर उस समय बनाए गए थे। इसको अगर देखें तो ये नागर शैली से काफी कुछ भिन्न दिखाई देती है। भिन्न इस रूप में है कि इसमें जो मंदिर बनाए गए, अभी हमने उसमें देखा था कि जगती और पीठ होती थी, लेकिन इसमें एक भाग और होता है मंदिर का अधिष्ठान, और इसमें जो शिखर है वो काफी ऊंचे ऊंचे तो नागर शैली में भी थे, लेकिन जो द्रविड़ शैली है इसमें शिखर काफी ऊंचे हैं और ऊंचे होने के साथ साथ शिखर के ऊपर विमान बनाए गए। और विमान के अलावा ये जो है वो पिरामिड नुमा है, और जहां आप देखते हैं कि कुछ इस तरह के शिखर थे, लेकिन इसमें थोड़े जो शिखर है वो चौड़े हैं, चौड़े दिखाई देते हैं, और विमान ऊपर विमानन रचना है। यहाँ नागर शैली में जहां चतुष्कोणीय होते थे शिखर, यहाँ अष्टकोणीय है। आइए इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं, नक्शे से एक मंदिर का चित्र बना करके कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो भाग होता है ये जगती, मतलब नीचे का जो भाग होता है चबूतरे नुमा, तो इसको हम कह सकते हैं ये जगती। दूसरा उसी तरह से इसमें भी पीठ होता है, ये भाग पीठ कहलाता है, और पीठ के ऊपर एक भाग और रहता है जिसको यहाँ पर अधिष्ठान बोलते हैं, ये अधिष्ठान कहलाता है ये भाग।
जो नागर शैली था उसमें जगती और पीठ ही था। इसमें एक चीज और आ रही है, अधिष्ठान। अधिष्ठान के बाद उसी प्रकार से इनमें भी गर्भगृह होता है। नागर शैली की तरह इसमें भी गर्भगृह होता है, जहाँ देवी देवता की मूर्तियां स्थापित की जाती है। और यहाँ अंतर ये है कि जो नागर शैली थी उसमें इस गर्भगृह से लगा हुआ मंडप होता था, लेकिन इसमें गर्भगृह और मंडप के बीच में एक अंतराल होता है। इस भाग को बोलते हैं हम अंतराल, माने ऐसी जगह होती है, इसको हम अंतराल बोलते हैं। माने गलियारा होता है, वहां तक मंडप तक पहुंचने का एक गलियारा होगा, मंडप और गर्भगृह के बीच में, तो उस भाग को बोलते हैं अंतराल। इस तरह का अंतराल जो नागर शैली के मंदिर है उसमें देखने को नहीं मिलते। इसके बाद इस अंतराल के बाद में मंडप होता है, और मंडप के बाद में अर्ध मंडप होता है। ये मंडप, और इसके बाद में होगा अर्ध मंडप। इस तरह से ये बनते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो शिखर होता है कुछ इस तरह का होता है, तीखा तीखा नहीं बनता है, कुछ इस तरह का होता है। और आप ऊपर देखेंगे कुछ ऐसी इस तरह की रचनाएं हो जाती है ऊपर जाने पर। और विमान, इसको यहाँ बोलते हैं विमान। और ये जो शिखर होता है वो कुछ धारी क्रम में होता है। यहाँ पर ऐसी मंजिल नुमा होता जाता है, यानी मंजिलें बनी होती है कुछ इस तरह से। श्रृंग और अनुश्रृंग इसमें नहीं होते। और यहाँ पर इस तरह का जुड़ा हुआ दूसरा भाग हो सकता है, यहाँ पुनः इस तरह का, और आगे पुनः इसी तरह से, इस तरह की रचना होती है। इसमें एक और विशेषता ये होती है कि अष्टकोणीय होते हैं, यानी जगती होगी, पीठ होगा, अधिष्ठान होगा, ये गर्भगृह होगा, गर्भगृह के बाद में अंतराल होगा, अंतराल के बाद मंडप और अर्धमंडप होगा। और ये जो शिखर होगा वो किस तरह का पिरामिड नुमा तो रहेगा, लेकिन पिरामिड नुमा के अलावा विमान होगा, एक विमान नुमा यहाँ बनाया जाएगा। और ये मंजिल नुमा होता है, मंजिलें होती है इसके ऊपर, जब ऐसा लगता है जैसे मंजिलें बनी हुई हो एक के बाद एक, इस तरह का इसका शिखर नजर आता है। आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे तो ऐसी, और इसी तरह के कुछ नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंडप होता है इसमें नागर शैली में जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाद बाहर गंगा यमुना की मूर्ति होती है। यहाँ पर दक्षिण भारत के मंदिर है द्रविड़ शैली के, उसमें गर्भगृह के बाहर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होगी, दोनों तरफ यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होगी, सुंदर गलियारा होगा। और ये मंदिर काफी भव्य बनाए जाते हैं, ऊंचे बड़े बनाए जाते हैं, पत्थरों से काफी ऊंचे ऊंचे भव्य इन मंदिरों को बनाया गया। इनकी विशेषता यह है कि इनमें शिखर ऊंचा ही नहीं बल्कि बहुत ऊंचा है, और मंजिल नुमा है, विमान है। इसमें गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब है कि मंदिर के बाहर जो मुख्य एक प्रवेश द्वार होगा, एक तो मंदिर का हुआ, और एक बाहर की तरफ जो प्रवेश द्वार है वो काफी भव्य खूबसूरत बनाया जाता है। मंदिर में प्रवेश, यानी हम ये कहेंगे कि जो बाउंड्री है मंदिर की, एक परकोटा है, उसके बाहर, उस परकोटे के बाहर एक सुंदर जो रचना है उसको हम गोपुरम बोलते हैं, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार, बाहर का, बाउंड्री के वहां का जो काफी खूबसूरत सा उसको सजा करके बनाया जाता है। यक्ष यक्षिणी की इसमें मूर्तियां होती है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं जो कि द्रविड़ शैली के बनाए गए हैं, उनमें प्रायः सभी मंदिरों में जलाशय जरूर बनाते थे। जैसे नागर शैली में कुछ मंदिरों में हो सकते हैं, लेकिन प्रायः नागर शैली के मंदिरों में जलाशय नहीं बनाए जाते, क्योंकि उत्तर भारत में इस तरह की हो सकता है पानी की कोई परेशानी ना रही हो। लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सब में विशाल जलाशय अवश्य बनाए गए। इसमें नागर शैली की तरह पंचायतन शैली का प्रयोग तो किया गया, मतलब एक मुख्य देवता का मंदिर, और मुख्य देवता के अलावा उस परिसर में और 4 देवताओं के मंदिर। लेकिन यहाँ पर जो शिखर बनाया जाता था वो केवल मुख्य देवता के ऊपर ही बनाया जाता था,
अन्य जो देवताओं के जो चार और मंदिर होते थे उनमें शिखर नहीं बनाया जाता। जबकि आप देखते हैं कि नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो उनमें पंचायतन शैली में चार और देवताओं के बनाए जाते हैं छोटे छोटे मंदिर, तो उनमें भी शिखर बनाते हैं, चाहे छोटे हो 5 फीट 4 फीट के क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी शिखर बने होते थे। लेकिन द्रविड़ शैली में जो पंचायतन शैली चार और देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे उनमें शिखर नहीं बनाया जाता था, केवल मुख्य देवता का के ऊपर ही शिखर बनाए जाते थे। अब इसमें भी कुछ शैलियां हैं, जैसे पाल शैली, होयलस शैली, विजयनगर शैली, इस तरह की, या जैसे इसमें देखेंगे आप होयलस शैली में तो लोटस कमल मंदिर और विठल मंदिर, इसी प्रकार से मदुराई का मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे द्रविड़ शैली के ही मंदिर हैं। दक्षिण भारत में चोल शासकों के समय काफी संख्या में ये मंदिर बनाए गए। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली अगर दोनों के हम अंतर को देखें तो बहुत सारे अंतर हमें खास नजर आते हैं। जैसे अगर सबसे बड़ा अंतर तो हमें यही नजर आता है कि जो गोपुरम है वो नागर शैली में गोपुरम का अभाव है, द्रविड़ शैली में है। शिखरों को अगर लें तो इसके शिखर द्रविड़ शैली के किस तरह के हैं, मंजिलनुमा है, और ये सीधे सीधे नागर शैली के तीखे शिखर हैं। नीचे की रचना में भी अंतर है, जगती, पीठ, अधिष्ठान, इनको लेकर के, तो दोनों में हमें स्पष्ट अंतर नजर आता है। कहीं कहीं पर इन दोनों शैलियों का मध्य भारत में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव रहा। अगर हम नीचे से देखेंगे तो द्रविड़ शैली और ऊपर से देखेंगे तो नागर शैली, तो दोनों की ही रचनाओं को मिला करके कुछ मंदिर बनाए गए, तो उससे विकास हुआ वैसर शैली का। तब हम वैसर शैली के बारे में जानते हैं। मैंने जैसा बताया कि नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का जो मिक्स रूप है, मिश्रित रूप है, वो वैसर शैली। तो ये ज्यादा इसका विकास हो नहीं पाया। इसको अगर हम देखें तो मध्य भारत में विंध्य से लेकर के तो जो कृष्णा नदी तक का इलाका है वहां पर प्राय वैसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो मंदिर बनाए गए उनमें जो मंडप है, मंडप आपको मैंने बताया कि जो अंदर का भाग होता है गर्भगृह, उसके बाहर वाला भाग जहाँ भक्त लोग खड़े रहते हैं उसको हम मंडप बोलते हैं। तो ये जो मंडप है वो तो द्रविड़ शैली के बनाए गए। मंडप प्राय किस शैली के हैं, द्रविड़ शैली के। और जो शिखर है वो नागर शैली का है। मंडप द्रविड़ शैली के हैं और शिखर नागर शैली का है। इस तरह से दोनों शैलियों का मिश्रित रूप इसमें नजर आता है, मिश्रित शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके जो प्रदक्षिणा पथ है वो प्रदक्षिणा पथ कैसे हैं, वो खुले मंडप जो है, मंडपों को काफी सुंदर बनाया, मंडप सुंदर है। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर है, बादामी के मंदिर हैं, ये सारे के सारे किस शैली के हैं, ये वैसर शैली के मंदिर माने जाते हैं। चालुक्य शासकों के द्वारा वैसर शैली अपनाई गई। तो ये नागर शैली उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की और वैसर शैली मध्य भारत की है। इस प्रकार से मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं। आशा है कि ये तीनों शैलियों का कंपेरेटिव आपको समझ में आ गया होगा, इनके बीच क्या अंतर है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटो डाल रहा हूँ, उनको देख करके आपको ये और अधिक समझ में आ जाएगा।